हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आइए आज हम नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं मेरे साथियों। और हम आपके बीच एनसीईआरटी की क्लास को लेकर आया हूं और बेहतरीन से बेहतरीन मैं इस क्लास को करने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत बने रहेंगे। जिसमें से मैं अगर बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो इसमें हम एमसीक्यू 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 प्लस, अगर बात करें मेरे साथियों, एमसीक्यू करवाऊंगा। उसके साथ में इसका जो होता है मेरे साथियों सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। उसके साथ अगर बात करूँ मैं मेरे प्यारे साथियों, तो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, एमसीक्यूज और उसके बाद नोट्स प्रोवाइड भी मैं करवाऊंगा। नोट्स प्रोवाइड भी मैं करवाऊंगा मेरे साथियों, ठीक है। तो आइए बात करता हूँ लेक्चर नंबर 1। आज क्लास लेक्चर नंबर 1 जो कि कक्षा 6 की साइंस है मेरे प्यारे साथियों, और जो कि 6 क्लास से लेकर मैं 12th क्लास तक एनसीईआरटी को कवर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से। तो आइए बात करता हूं सबसे नंबर, आज चैप्टर नंबर 1 है भोजन के घटक के बारे में हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे साथियों, जो कि एमसीक्यू, नोट्स और सोल्यूशन के साथ हम लोग क्लास करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे मेरे प्यारे साथियों। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए ध्यान देंगे आप लोग मेरे प्यारे साथियों। अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो आज चैप्टर नंबर 1 को हम लोग देखने वाले हैं, भोजन के घटक के बारे में जानेंगे। तो भोजन के घटक के बारे में जानेंगे, इसके साथ साथ आप लोग कॉपी कलम निकाल के बैठेंगे और नोट्स के साथ आप लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। नोट्स में लिखाते चलूँगा। देखिए कुछ पॉइंट को हम लोग ज़्यादा केयर नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे लिए बेनिफिट्स है उसको हम लोग केयर करेंगे। तो ध्यान देंगे, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। देखिए रीडिंग अगर मैं करूँ तो ध्यान दीजिएगा कि देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं, है ना, जिन्हें हम खाते हैं। अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें, अब देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था, ठीक है। तो पिछली कक्षाओं के बारे में ये बात कर रही है, अगर आप 5 क्लास के साइंस को पढ़े होंगे तो। अगर हम बात करें तो एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। आइए मेरे प्यारे साथियों, अगर बात करें तो देखेंगे, आप लोग देख रहे होंगे, इस पार्ट को आप लोग देख रहे होंगे कि एक प्रकार के जो एक प्लेट जो भोजन के खाद्य पदार्थ हैं वो प्लेट में रखी गई है। रोटी है ना, एक शायद पनीर है और कुछ अलग 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 प्रकार के व्यंजन है मेरे प्यारे साथियों। अगर बात करें क्रियाकलाप 1 की, अगर बात करें तो आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। एक व्यंजन तो होता है मेरे प्यारे साथियों, अन्न से बना तो आमतौर पर होता ही होता है। और दूसरे खाद्य पदार्थों में अगर बात करें, अगर दूसरे खाद्य पदार्थों में बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो देखेंगे दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। देखिए अन्न से बना एक व्यंजन तो होता ही होता है, अन्न से बना एक व्यंजन होता है। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरी अगर बात करें तो सब्जी हो सकती है या दाल हो सकता है ना, दाल हो सकती है या फिर सब्जी हो सकती है ना, या सब्जी हो सकती है या फिर मांस हो सकता है। क्या हो सकता है? मांस हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। उसी तरह अगर बात करें इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। अगर खाद्य पदार्थ की अगर बात करें, भोजन की बात करें, तो इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं, जो कि आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, ठीक है। हम आपको मैं दिखाऊंगा, दिए गए हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं यदि हम यात्रा में हो तो। देखिए आमतौर पर मेरे प्यारे साथियों, अगर हम यात्रा कर रहे होते हैं तो क्या हम यात्रा करते समय इन व्यंजनों की उपयोगिता कर पाएंगे? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इन व्यंजनों का उपयोग घर बैठे ही कर सकते हैं, रेस्ट के समय ही कर सकते हैं, आराम करते समय ही इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर बात करें तो उस समय तो हम इस यात्रा के समय इस व्यंजन को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। अगर हम यात्रा में हैं मेरे प्यारे साथियों, तो वही सब हम खा लेते हैं जो रास्ते में हमारे लिए उपलब्ध हो। और क्योंकि देखेंगे आजकल जो फास्ट फूड की जो व्यवस्था हो चुकी है, हम लोग रास्ते में फास्ट फूड कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, चाइनीज़ फूड कर लेते हैं। तो हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें, क्योंकि देखिए अलग अलग तरह की
प्राणी होते हैं और अलग अलग तरह के मानव भी होते हैं मेरे प्यारे साथियों। कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, तो हर व्यक्ति के पास ऐसे साधन की व्यवस्था नहीं हो सकता है। अगर बात करें आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह की वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारा शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? जहाँ आप लोग को पता है कि हमारे शरीर के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। आइए बात करते हैं 1.1 की। अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों, मैंने अभी 1.1 सारणी की बात किया था, तो आइए देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। आप नोट में डालिएगा मेरे प्यारे साथियों, कॉपी कलम अगर आप लेके बैठे होंगे तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 डालिएगा। भोजन के घटक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भोजन के घटक डालिएगा। उसके बाद नोट नंबर 1 में अगर डालते हैं तो पॉइंट 1.1 करके लिखिएगा कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होते हैं। अगर हम बात करें खाद्य पदार्थ क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ क्या होते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। कोई भी व्यंजन बनाने के लिए मेरे प्यारे प्यारे साथियों एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों है ना, जो हमें पादपों द्वारा प्राप्त होती है, जो हमें पादपों द्वारा प्राप्त होती है। अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों तो 1.1 सारणी की अगर बात करें, देख लेते हैं एक बार मेरे प्यारे साथियों कि देखेंगे विभिन्न क्षेत्र राज्यों के कुछ सामान्य भोजन है। ठीक है, कुछ सामान्य भोजन की अगर बात करें तो देखेंगे कुछ सामान्य भोजन की बात करें तो यहाँ क्षेत्र दिया हुआ है, यहाँ अन्य व्यंजन दिया हुआ है, यहाँ दाल व मांस का व्यंजन दिया हुआ है, यहाँ सब्जियाँ दिया हुआ है और यहाँ अन्य व्यंजन दिया हुआ है। अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों तो देखेंगे पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब जो क्षेत्र है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ का अन्य जो व्यंजन है मक्के की रोटी पंजाब के लिए, और दाल व मांस में अगर बात करें तो राजमा। पंजाब के लिए अगर बात करें तो पंजाब का व्यंजन में अगर बात करें दाल की बात करें तो राजमा है और मक्के की रोटी है, और सब्जियां में सरसों का साग है, और अन्य व्यंजन दही और घी है मेरे प्यारे साथियों। क्या है? अन्य व्यंजन की अगर बात करें तो दही व घी। ठीक है, तो पंजाब में अगर बात करें पंजाब का फेमस दाल क्या है तो राजमा है। सब्जी में क्या है तो सरसों का साग है। पंजाब किस खाद्य पदार्थ के लिए प्रसिद्ध, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों कि पंजाब किस खाद्य पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है तो मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग और दही व घी। अगर बात करें उसी तरह से आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो चावल, अरहर की दाल तथा रसम, कुंदरू, मट्ठा, घी, अचार, ये सभी किस लिए तो आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा मेरे प्यारे साथियों, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादप या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या है? इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? पोषक कहते हैं। पोषक, चलिए ध्यान देंगे कि हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं और इन घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट लिखिएगा कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक, हमारे भोजन में मेरे प्यारे साथियों मुख्य पोषक पदार्थ क्या क्या है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। तो लिखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ क्या क्या है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ क्या क्या है तो नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। हमारे अगर बात करूं मेरे प्यारे साथियों तो हमारे पोषक पदार्थ, हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या क्या होने चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यक है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है मेरे प्यारे साथियों। अगर हम बात करें पोषक पदार्थ की मेरे प्यारे साथियों तो हमारे शरीर में पोषक पदार्थों की अगर बात करें तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ क्या क्या होने चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। अगर हम बात करें क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? जी, एक क्वेश्चन है, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? तो आइए हम इन पर चर्चा करते हैं। सभी खाद्य पदार्थों में अलग अलग पोषक पदार्थ पाए जाते होंगे। आइए बात करते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पकी हुई भोजन में कौन सा या
या एक या अधिक पोषक उपस्थित हैं। अगर हम बात करें तो हम अनेक प्रकार की विधियों से जानेंगे, है ना, कि हमारे भोजन में किस किस पोषक की उपस्थिति है। आइए बात करते हैं। तो अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण की अगर बात करें, देखेंगे हम लोग परीक्षण करते हुए चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अगर हम परीक्षण करें कि यह तीनों किस किस पदार्थ में पाए जाते हैं, तो आइए बात करते हैं कि अन्य पोषकों के परीक्षणों को अपेक्षा सरल है। आइए हम बात करते हैं, हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों को सारणी 1.2 में लिखेंगे। ठीक है, लिखे हैं। आइए देखेंगे कि इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों की अगर हम बात करें, तो तीनों का जब हम परीक्षण करेंगे, जानकारी लेंगे, तो इसके लिए हमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर का भी आवश्यकता होगी। आइए अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो देखेंगे, है ना, देखेंगे कि इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। देखिएगा, जब हम किसी भी खाद्य पदार्थ को या पका हुआ है ना, पके हुए भोजन पदार्थ पर हम करेंगे, भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करेंगे, उस पदार्थ के बारे में जानेंगे कि इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 1.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत करें। परीक्षण करते समय मेरे प्यारे साथियों, किसी भी रसायन पदार्थ को खाने की कोशिश न करें, नहीं तो आप अल्लाह के प्यारा हो जाएंगे। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है, तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, तो देखेंगे, ध्यान देंगे कि आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे साथियों, मैं पढ़ाऊंगा आपको कि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, जो कि हम जीएस की क्लास हम ले रहे हैं। जाके प्ले लिस्ट में वीडियो डाला हुआ मेरे प्यारे साथियों, बायोलॉजी सेशन चल रही है, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी कि बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 वीडियो डाला गया है। मैं उसमें क्लास ले रहा हूँ, जो कि जीएस लेवल की है, एडवांस लेवल की है। और ये जो आपकी एनसीईआरटी क्लास है, तो यहाँ से आपकी बेसिक नॉलेज मिलेगी और वहाँ आपको एडवांस की जानकारी प्राप्त होगी। तो अगर आप एडवांस प्लस एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और उस जीएस बायोलॉजी को पढ़ें। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। तो हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यहाँ से ध्यान देंगे कि हमारे भोजन में, है ना, याद कीजिएगा, देखेंगे कि हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो मंड तथा शर्करा होते हैं। यहाँ से हम अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो मंड तथा शर्करा होते हैं, मंड तथा शर्करा होते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों, देखेंगे, ठीक है, अगर हम बात करें, चलिए देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो मंड के लिए परीक्षण किया जा रहा है। ठीक है, मंड के लिए परीक्षण किया जा रहा है, और हम इससे पहले बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखेंगे, चलिए यहाँ अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो देखेंगे कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी प्रखनली में कुछ बूंद टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। ठीक है, कुछ बूंद जो है टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। आयोडीन के तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी प्रखनली में कुछ बूंद टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। अगर बात करें कि कॉपर सल्फेट बनाने के लिए 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर बात करें कि 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम अगर कॉस्टिक सोडा घोलने से हमें अभिशिष्ट कॉस्टिक सोडा विलयन बन जाता है या मिल जाता है। ठीक है, फिर बात करें, यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है, तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। आइए बात करते हैं, इसका परीक्षण करते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखेंगे कि मंड का परीक्षण के लिए बात करें, तो मंड के लिए परीक्षण की अगर बात करें, तो परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन को
2 या 3 बूंद डालिए। ठीक है, खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया है। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है मेरे प्यारे साथियों। याद रखिएगा कि नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। मंड की उपस्थिति को कौन सा रंग दर्शाता है मेरे प्यारे साथियों? तो नीला या काला रंग। याद करते जाइए, नोट्स लिखते जाइए मेरे प्यारे साथियों कि मंड की उपस्थिति को कौन सा दर्शाता है। मंड की उपस्थिति अगर बात करें तो मंड की उपस्थिति में कौन सा रंग दर्शाता है? तो नीला या काला। नीला या काला किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है मेरे प्यारे साथियों। आइए बात करते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे देखेंगे कि मंड की परीक्षण किया जा रहा है। तो मंड के परीक्षण के लिए अगर बात करें तो यहाँ देखेंगे आयोडीन का कुछ बूंद 2 या 3 बूंद मिलाए गए हैं। तो इसमें से अगर नीला या काला रंग प्रतीत हो जाए मेरे प्यारे साथियों, नीला है ना, नीला या काला रंग अगर प्रतीत हो जाए मेरे प्यारे साथियों, तो हम बात कर लेंगे कि मंड यहाँ से प्राप्त हो गया है, मंड की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं कि देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, देखेंगे कि इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 1.2 में लिखिएगा। ठीक है, अगर बात करें प्रोटीन की, अगर परीक्षण करें मेरे प्यारे साथियों, अगर ध्यान देंगे, अगर हम प्रोटीन की परीक्षण करते हैं तो देखेंगे किस रंग की उपस्थिति होती है। देखेंगे तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। ठीक है, किसी भी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है, ठीक है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को क्या करें, पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। ठीक है, 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरीक़ा से हिलाएं। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों बात करें कि अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन डालिए। ठीक है, 2 बूंद कॉपर सल्फेट का तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन डालिए और अच्छी तरीक़ा से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली में अगर बात करें तो देखेंगे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था मेरे प्यारे साथियों कि देखेंगे कि आपने क्या देखा, क्या परख नली का पदार्थ जो मेरे प्यारे साथियों देखेंगे, क्या परख नली का पदार्थ जो है मेरे प्यारे साथियों, जो कि हम लोग यहाँ पर जो परीक्षण कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों देखेंगे तो प्रोटीन के लिए परीक्षण कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें तो ध्यान देंगे कि अगर बैंगनी रंग का हो गया, बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर खाद्य पदार्थ की रंग बैंगनी रंग का हो गया मेरे प्यारे साथियों, तो बैंगनी रंग जो है मेरे प्यारे साथियों किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो बैंगनी रंग मेरे प्यारे साथियों, अगर बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर हम बात करें तो हमने अभी देखा कि अगर मंड की उपस्थिति की अगर बात किया तो अगर हम मंड की उपस्थिति की बात की मेरे प्यारे साथियों, तो मंड की अगर बात किया तो उसमें बैंगनी या काला रंग, ठीक है, बैंगनी या काला रंग, अगर हम बैंगनी रंग का प्रदर्शन, अगर बैंगनी रंग का पदार्थ की उपस्थिति को देखते हैं तो प्रोटीन की उपस्थिति बैंगनी रंग को दर्शाता है। ठीक है, प्रोटीन की उपस्थिति किसको दर्शाता है मेरे प्यारे साथियों? प्रोटीन को दर्शाता है। जो कि मंड की उपस्थिति की बात करें तो नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, मंड के लिए अगर बात करूं तो नीला या काला रंग दर्शाता है। उसके बाद अगर बात करूं मेरे प्यारे साथियों तो अगर बात करूं तो बैंगनी रंग के लिए तो प्रोटीन, बैंगनी रंग के लिए मेरे प्यारे साथियों तो प्रोटीन दर्शाता है। अब हम बात करते हैं वसा। ठीक है, अब देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि वसा के लिए परीक्षण अगर हम करें तो खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ठीक है, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें, है ना, ध्यान रखें। आइए ध्यान रखते हैं किस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम इसके बाद मैं कुछ खाद्य पदार्थ की उपस्थिति के बारे में मैं बता देता हूँ। ठीक है, फिर मैं वसा के परीक्षण की बात करता हूँ। ठीक है, ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे कुछ बातें को आप लोग, चलिए ध्यान देंगे कि खाद्य पदार्थ, मंड की उपस्थिति, प्रोटीन की उपस्थिति, वसा की उपस्थिति। अगर हम बात करें कच्चा आलू की अगर बात करें तो क्या मंड की उपस्थिति है? तो जी हाँ है, प्रोटीन नहीं, वसा नहीं। ठीक है,
दूध की बात करें तो दूध में मंड की उपस्थिति है नहीं, प्रोटीन की उपस्थिति है हाँ। मूंगफली में वसा की उपस्थिति होती है। बिना पका चावल चूर्ण, उसमें क्या मंड की उपस्थिति, तो मंड की उपस्थिति होती है। पका हुआ चावल मंड की उपस्थिति होती है। सूखा नारियल, सूखा नारियल में वसा की उपस्थिति होती है। बिना पकी अरहर की दाल चूर्ण, क्या प्रोटीन, पकी हुई दाल प्रोटीन। किसी सब्जी का एक टुकड़ा, उसमें क्या होती है, तो वसा की उपस्थिति होती है, मंड की उपस्थिति होती है। ठीक है, अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों, फिर अगर बात करें तो किसी फल का या टुकड़ा, किसी फल का टुकड़ा क्या है इसमें, तो ध्यान देंगे किसी फल के टुकड़ा का अगर बात करें तो मंड नहीं, प्रोटीन हो सकती है, प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, क्या प्रोटीन और वसा। ठीक है, फिर आंवला की बात करें तो इसमें प्रोटीन, आंवला की बात करें तो प्रोटीन, सफ़ेद भाग। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों ध्यान देंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करें तो फिर हम बात करें कि कागज फट ना जाए। हम वसा की बात कर रहे थे कि वसा के परीक्षण के लिए अगर बात करें तो खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें, है ना, ध्यान रखें कि कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए, सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकार के सामने लाएं या किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाले धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? आप लोग बहुत टैलेंट है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी चीज़ को या किसी पदार्थ को या अचार को हम लोग कॉलेज के टाइम स्कूल के टाइम में जब टिफिन बॉक्स ले जाते हैं, लंच ले जाते हैं, तो अचार जो है मम्मी क्या करती है, कागज़ में लपेट कर दे देती है। उसके बाद जब हम अचार को खाते हैं तो देखते होंगे जिस पार्ट तक अचार लपटी हुई होती है उस पार्ट तक जो ऐसा होता है कि उस पार्ट तक ना आर पार कुछ धुंधलापन दिखाई देने लगते हैं, जो कि उस पार्ट में ना दिखाई दे रहा है तो समझ जाओ कि उसमें वसा की उपस्थिति होती है। क्या चीज़ की, तो वसा की उपस्थिति होती है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है, खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। आइए बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, चलिए फिर हम देखेंगे अगर हम बात करें तो ध्यान देंगे कि ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं। क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्या आवश्यकता होती है? अगर हम बात करें तो विटामिन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे पोषकों के लिए क्यों आवश्यक है, तो देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। अब ध्यान देंगे कि हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान देंगे। आइए बात करते हैं कि विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, एक टॉपिक है, ठीक है, एक टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है, जो कि पोषक पदार्थ के बारे में हम लोगों ने जाना। कच्ची सामग्री से विभिन्न प्रकार के अन्य पदार्थों को मिलाकर अगर एक कच्ची सामग्री तैयार की जाती है जिसे पोषक पदार्थ कहते हैं। और पोषक पदार्थ हमारे भोजन के मुख्य पोषक पदार्थ विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन, है ना, खनिज लवण, ये सभी क्या है, रुधिर तथा जल हमारे भोजन के पोषक पदार्थ हैं। अब बात करते हैं कि जो पोषक पदार्थ हम लोगों ने देखा उस पोषक पदार्थ को हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं और क्यों आवश्यक है, ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से
कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से क्या करती है, आइए बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। चलिए नोट लिखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर के लिए क्या क्या प्रदान करते हैं, तो ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा ऊर्जा में इसकी सर्वाधिक भूमिका होती है। वसा जो की है ऊर्जा के क्षेत्र में वसा को प्राथमिकता माना जाता है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 4.2 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम वसा की बात करें तो 9.2 किलो कैलोरी की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो बात करें तो वसा और, ठीक है, यहाँ से ध्यान देंगे, वसा और कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें, वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। बहुत अच्छा है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहा जाता है, तो वसा और कार्ब को यानी कि वसा और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। ध्यान देंगे प्यारे साथियों। देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए आपको मक्का की सेवन करना पड़ेगा। आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंद, गेहूँ, चावल, बाजरा, ये सभी जो प्रकार है मेरे प्यारे साथियों, तो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत होते हैं, जो कि कुछ स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की स्रोत हो गई, अगर हम बात करें वसा की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो देखेंगे वसा की बात करें तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि वसा कार्बोहाइड्रेट, ध्यान से आप लोग लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत। तो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के लिए शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं, शकरकंद, ये सभी कार्बोहाइड्रेट की मुख्य प्रकार के जो कि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत होते हैं। फिर अगर हम बात करें तो देखेंगे वसा की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो ये सभी जो है ना वसा के स्रोत हैं। ये सभी क्या है, तो ये सभी पादप स्रोत होते हैं, जो कि हमें पादप स्रोत होते हैं, और कुछ जंतु स्रोत भी होते हैं, जो कि मेरे प्यारे साथियों अगर हम बात करें तो यह जो है वसा के जो स्रोत है मेरे प्यारे साथियों, वसा के जो स्रोत हैं ये पादप स्रोत हैं। क्या है, तो यह जो है पादप स्रोत है, जो कि पादपों द्वारा प्राप्त होती हैं। देखिए सूरजमुखी का तेल क्या है, तो यह सूरजमुखी का तेल है, सरसों का तेल है, नारियल तेल है, सोयाबीन का तेल है, गिरी आप लोग खाए हैं ना, गिरी तिल है ना, और मूंगफली है। इससे क्या होती है, वसा की प्राप्ति होती है। वसा जिसमें तैलीय अवस्था हो, है ना, तिल अगर आपको वसा की प्राप्ति करनी है तो इसे आप किसी कागज में लपेटें या कुचें, फिर आप देखें अगर धुंधलापन आर पर दिखाई दे रही होती है तो इसमें वसा की उपस्थिति होती है। फिर अगर जंतु की बात करें, जंतु स्रोत की बात करें, तो ये सभी जंतु स्रोत है मेरे प्यारे साथियों, जैसे मांस, घी, दूध, मक्खन, क्रीम, अंडा, मछली, ये सभी क्या है, तो ये सभी जंतु स्रोत होते हैं, जो कि जंतु से पाए जाते हैं। देखेंगे वसा के कुछ स्रोत हम लोगों ने पादप देखा और कुछ जंतु स्रोत को देखा। अब मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।